चलिए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर मटेरियल टेक्नोलॉजी के। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। बड़े संक्षेप में आंसर को डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले करके उसके कंटेंट को आप अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चंस हैं डिस्क्राइब विथ एग्जांपल्स एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ FCC एंड BCC क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन मिलर इंडीज फॉर डिनोटिंग क्रिस्टल प्लेन। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप एंड टर्सरी क्रीप। डिस्क्राइब डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। एक्सप्लेन इलास्टिसिटी, inelastic and viscoelastic behavior. Describe the working of iron carbon diagram and give advantage and limitations of this diagram with applied to heat treatment. Explain the term perlite, cementite and martensite. What are the objectives of heat treatment? List various heat treatment process. State and explain the difference between case hardening and surface hardening. Name the various case hardening and surface hardening process. Describe the martensite transformation in steel. What is fatigue failure? How is a fatigue test carried out? What are the commercial alloys of the aluminium? Describe their compositions and uses. What is Revit? Write the composition and issues. Describe different chemical reagents. Describe volumetric and galvanometric analysis. आइए हम लोग इसके बेसिक्स कीज को देखते हैं, आंसर तैयार करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट्स ले लें, मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। FCC और BCC क्रिस्टल संरचना के लिए एटॉमिक फैक्टर, जिसे हम लोग APF कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF किसी क्रिस्टल संरचना में यूनिट सेल द्वारा घिरे कुल आयतन में परमाणुओं द्वारा भरे गए आयतन का अनुपात होता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल to the total volume of the unit cell. FCC इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। संरचना में APF 0.74 होता है, जिसका अर्थ है कि 74% स्थान परमाणुओं द्वारा भरा होता है। यह संरचना अधिक घनी और नम्य होती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसे स्थिर करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके उदाहरण कॉपर और एल्युमिनियम है। अब बात करते हैं BCC की। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC जो है उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। इस संरचना में APF जो होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.68 होता है, यानी 78% स्थान परमाणुओं द्वारा भरा जाता है। यह संरचना FCC में कम घनी लेकिन अधिक मजबूत होती है। दोनों की अगर कंपैरेटिव बात करें तो यह संरचना FCC से कम घनी लेकिन अधिक मजबूत होती है। इसका उदाहरण का अगर बात करें तो इसके उदाहरण में आयरन Fe और टंगस्टन है। हम लोग इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये रहा। और अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दूसरा प्रश्न है मिलर इंडीज से रिलेटेड, मिलर इंडीज और क्रिस्टल प्लेन्स। तो मिलर इंडीज जो है, जिसे क्रिस्टल प्लेन्स को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला संकेतांक होता है। इसकी गणना के लिए पहले प्लेन के अक्षरों पर मिलने वाले बिंदुओं, पहले प्लेन पर अक्षर पर मिलने वाले बिंदुओं, इंटरसेप्ट्स जिसे कहते हैं, मिलने वाले बिंदु यानी इंटरसेप्ट्स को निर्धारित किया जाता है। फिर उसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल किए जाते हैं, जिसे यहाँ पर
Millandis are a notation system used to represent the orientation of crystal planes in a lattice structure. Millandis क्या होता है, इसे परिभाषित किया गया है और अंत में उन्हें पूर्णांक में बदला जाता है। मिलैंडीज क्रिस्टल प्लेन्स को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला संकेतांक होता है। इसकी गणना के लिए पहले प्लेन्स के अक्षरों पर मिलने वाले बिंदुओं, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, को निर्धारित किया जाता है। फिर उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल लिए जाते हैं और अंत में उन्हें पूर्णांक में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 100, 110 और 111 प्लेन क्रिस्टल संरचना में महत्वपूर्ण है। ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब तीसरा प्रश्न है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रीप का अंतर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्रीप, तीनों में अंतर क्या है। तो क्रीप किसी सामग्री की स्थायी विकृति होती है। प्राइमरी क्रीप occurs at the initial stage of loading. The creep rate decreases due to the strain hardening. प्राथमिक क्रीप जो है यानी कि प्राइमरी क्रीप, इसमें विकृति दर समय के साथ कम होती है क्योंकि सामग्री में कठोरता यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। द्वितीय क्रीप का जो मुख्य चीज है, जो मूल समझने की बात है, यह एक स्थिर चरण होता है जिसमें क्रीप दर संतुलित होता है। और तृतीयक जो क्रीप यानी टर्सरी क्रीप, इसमें विकृति दर तेजी से बढ़ती है और अंततः सामग्री विफल हो जाती है। टर्सरी क्रीप फाइनल स्टेज ऑफ द क्रीप लीडिंग टू फेल्योर. Rapid acceleration in strain occurs due to macrostructural damage such as voids and cracks. अगला प्रश्न है हमारा चौथा, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, जिसे नम्यता या आघातवर्धता कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होंगे। तो नम्यता जो होगी किसी धातु को तार में खींचने की क्षमता। जैसे कि उदाहरण अगर लें तो कॉपर और जो गोल्ड वगैरह है, ये सभी डक्टाइल मटेरियल है, डक्टिलिटी इसमें है। और आघातवर्धता यानी मेलेबिलिटी, संपीड़न के तहत बिना टूटे आकार बदलने की क्षमता, जैसे कि सोना। डक्टाइल और मेलेबल में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। और यही बात अगर बात करें मेलेबिलिटी की, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेशन स्ट्रेस, यानी कि एक में टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है विदाउट ब्रेकिंग और एक में बात हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस की। दोनों का एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अपने पांचवें प्रश्न, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड विस्को इलास्टिक बिहेवियर, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी, एक सेपरेट वीडियोस भी हैं इस टॉपिक पर। तो इलास्टिक बिहेवियर क्या है कि जिसमें प्रत्यास्थता से कहते हैं तुरंत विकृति होती है और लोड हटाने पर सामग्री अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। यही बात करें इनइलास्टिक की, जिसमें अनापत्य कहते हैं प्रत्यास्थ विकृति समय पर निर्भर करती है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक बिहेवियर इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन अकर्स एंड द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि तुरंत विकृति के बाद ये अपने पुराने, अगर लोड हटा दें तो ये अपने मूल अवस्था में लौट आती है। अब आ जाती है विस्को इलास्टिक बिहेवियर की बात। तो विस्को इलास्टिक क्या है, सामग्री में प्रत्यास्थता और गाढ़ा यानी विस्कस यानी कि फ्लूइड की बात हो रही है, यानी कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है। सामग्री में प्रत्यास्थता और गाढ़ा दोनों प्रकार का व्यवहार होता है। तीनों के अंतर को हम लोगों ने देखा और समझा। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा आयरन कार्बन डायग्राम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको बड़ी ही सावधानी से समझना चाहिए और इसके जो डायग्राम है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल हम लोग उसके मूल चीज़ों पर ही बात करेंगे ताकि आगे के प्रश्न पर भी हम लोग बढ़ सकें। इसके एक सेपरेट वीडियोस भी तैयार हो रहे हैं जो कि आपको दी जाएगी। तो आयरन कार्बन डायग्राम जो है, आयरन कार्बन आरेख, और इसका महत्व जो है वो अभी बात करते हैं कि आयरन कार्बन आरेख और स्टील और कास्ट आयरन में मौजूद विभिन्न संरचनाओं को दिखाता है।
ये डायग्राम क्या करता है, ये करता है द आयरन कार्बन डायग्राम रिप्रेजेंट द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन कार्बन एलॉयज एंड डिफरेंट टेम्परेचर एंड कार्बन कंटेंट। और इसका लाभ क्या है, यह विभिन्न तापमानों पर स्टील की संरचनाओं को समझने में सहायक होता है। एडवांटेज द हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट। ये हीट ट्रीटमेंट में प्रक्रियाओं में उपयोग होता है, ये इसका एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज बात करें तो यह मिश्र धातुओं या एलॉइंग एलिमेंट्स को प्रभाव में शामिल नहीं करता। यह मिश्र धातु जो है के प्रभाव को शामिल नहीं करता। यहाँ पर ये बात को ध्यान रखनी है और इसके लिमिटेशंस में भी आते हैं। डज नॉट अकाउंट द एलॉइंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट, डज नॉट इंक्लूड्स रैपिड कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मार्टेनसाइट फॉर्मेशन, ये इसके लिमिटेशंस हैं। अगला प्रश्न होगा पेरिलाइट, सिमेंटाइट और मार्टेनसाइट के लिए। तो पेरिलाइट, सिमेंटाइट और मार्टेनसाइट का जो वर्णन है जो इस प्रश्न में दिया है, तो इसके मूल में अगर हम बात करें तो पेरिलाइट जो होता है वो फेराइट और सिमेंटाइट की लेमिनार संरचना है। फेराइट और सिमेंटाइट की लेमिनार संरचना होती है। और अगर सिमेंटाइट की बात करें तो सिमेंटाइट जिसे कहते हैं Fe3C, ये कठोर और भंगुर यौगिक है, कठोर और भंगुर यौगिक है। और इसी के साथ जब मार्टेनसाइट की बात करते हैं, इसके मूल को अगर समझें, उसकी बेसिक्स को समझें, एक लाइन में समझना हो तो मार्टेनसाइट जो होते हैं तीव्र क्रॉन्चिंग से बनने वाले कठोर और सुई जैसी संरचना है। मार्टेनसाइट होता है ये हार्ड निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय रैपिड क्वेंचिंग ऑफ ऑस्टेनाइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड ब्रिटलनेस इन क्वेंच स्टील। अब हम आगे के प्रश्न पर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, प्रश्न आपको शुरुआत में ही बता दी गई है, चाहे तो आप पीछे जाकर क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। तो हमारा जो ये 8वां प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है हमारा कठोरता, शक्ति और नम्यता और तनाव राहत में सुधार करना। यानी कि अगर बिल्कुल ही एक लाइन में हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, अगर आप प्रश्न बना रहे हैं तो इसे आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। ये जो आंसर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी और रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, रिफाइनिंग एंड ग्रेन साइज, रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ये हमारा इसका उद्देश्य होता है। अब जैसे कि बात करें कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो जो मुख्य हैं वो है एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। याद कर लें आप लोग, दोबारा बोले हमारे साथ, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। अब हम अपने 9वें प्रश्न पर आते हैं। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग क्या है। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग क्या है। और अगर पिछले प्रश्न पर थोड़ा सा और बात कर लें कि एनलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, हार्डनिंग क्या है और टेम्परिंग क्या है, तो उसको हम लोग एक सामान्य तौर पर समझ सकते हैं। एनलिंग जो होता है सामग्री को मुलायम बनाता है, सामग्री को मुलायम बनाना ये एनलिंग का काम है। नॉर्मलाइजिंग के प्रक्रिया में हम लोग जो प्रोसेस में दानेदार संरचना को परिष्कृत करते हैं किसमें, नॉर्मलाइजिंग में। हार्डनिंग में कठोरता को बढ़ाते हैं और टेम्परिंग में कठोरता और भंगुरता के बीच में संतुलन बनाते हैं। और अब हमें एक ये याद आई कि यहाँ पर इसे डिस्कस कर सकते हैं। और 9वां प्रश्न जो है हमारा केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग की अगर बात करें तो केस हार्डनिंग जो होता है केवल सतह को कठोर बनाता है। केस हार्डनिंग केवल सतह को कठोर बनाता है जबकि कोर नरम रहता है। और सरफेस हार्डनिंग में बात करें, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक बात हो रही है, तो सरफेस हार्डनिंग जो होता है सतह को कठोर बनाता है लेकिन कोर की संरचना को अपरिवर्तित रखता है, यानी यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। और इसकी प्रक्रियाओं से कार्बोराइजिंग, नाइट्राइजिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, ये सभी इसके जो है इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइजिंग जो है कार्बोराइजिंग, ये सभी प्रोसेस होते हैं। इसे आप सीरियली से याद करें तो बेहतर होगा। जैसे कि मेरे साथ बोले, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग।
अब हमारा 10वां प्रश्न है मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टील। मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टील, ये हमारा 10वां प्रश्न है। इसके मूल में अगर हम बात करें, इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि इसका जो मुख्य बिंदु हो सकता है वो क्या होगा कि स्टील में मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टील में मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन जब ऑस्टेनाइट को तीव्रता से क्वेंच किया जाता है। मार्टेनसाइट फॉर्म्स व्हेन ऑस्टेनाइट इज रैपिडली कूल्ड क्वेंच टू प्रिवेंट डिफ्यूजन। जब ऑस्टेनाइट को तीव्रता से क्वेंच किया जाता है तो मार्टेनसाइट बनता है। मार्टेनसाइट कब बनता है? जब ऑस्टेनाइट को तीव्रता से क्वेंच किया जाता है। ये एक कठोर और भंगुर संरचना है। कठोर मतलब हार्ड, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ड स्ट्रेंथ ब्रिटल स्ट्रक्चर कैन बी टेम्पर्ड टू इम्प्रूव टफनेस, जो उच्च शक्ति प्रदान करता है और भंगुर, लेकिन ये भंगुर होता है। और अब 11वां प्रश्न पर बात करें तो फटीग फेल्योर एंड फटीग टेस्ट है क्या? तो फटीग फेल्योर और फटीग टेस्ट जो होता है वह occurs ड्यू टू साइक्लिक लोड लीडिंग टू क्रैक इनिशिएशन एंड ग्रोथ। जो फटीग होता है उसके बेसिक्स डेफिनेशन को यहाँ पर यूज किए हैं हम लोग। फटीग जो होता है, फटीग विफलता लगातार चक्रीय भार होता है, यानी साइक्लिक लोड होता है के कारण होती है। अब फटीग टेस्टिंग की बात करें, यानी परीक्षण की बात करें, नमूने को चक्रीय भार के तहत जब परीक्षण किया जाता है तब वह विफल न हो जाए, यानी कि ए स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड साइक्लिक स्ट्रेस अंटिल फेल्योर होने से पहले तक जो हम लोग स्पेसिमेन को देखते हैं समझते हैं वो फटीग टेस्ट है। और द नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेल्योर इज रिकॉर्डेड टू डिटरमाइन फटीग लाइफ। फटीग लाइफ जो है इसके सामग्री को थकान सीमा जो है हमारा जो फटीग लिमिट है उसको निर्धारण करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकेंगे इसकी फटीग लाइफ क्या है। अब हमारा ये 12वां प्रश्न होगा कमर्शियल एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। कमर्शियल एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से आखिर एल्यूमिनियम के व्यावसायिक मिश्र धातु हैं? इसका व्यावसायिक मिश्र धातु होंगे डुरालुमीन जो कि Al, Cu, Mg और Mn ये सभी धातुओं के मिश्रण से बनता है। यूज टू एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर मैग्नालियम जो है ये Al और Mg के साथ मिलकर बन रहा है। इसका यूज होता है ऑटोमेटिक पार्ट में। अब Al ऐसा एलॉयज है, ये जो होता है इंजन कंपोनेंट में होता है। ये 3 यहाँ पर अभी मुख्य चर्चा की गई एल्यूमिनियम कमर्शियल एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। अब बेविड धातु क्या है? बेविड धातु की जो संरचना होती है टीन, एंटीमनी, कॉपर और सीसा के साथ होती है। कौन कौन से जरा ध्यान रखेंगे? टीन, एंटीमनी, कॉपर और सीसा। टीन, एंटीमनी, कॉपर और लेड, जिसे सीसा कहते हैं। टीन, एंटीमनी, कॉपर और लेड SnSbCuPb का कंपोजिशन होता है। और ये जो है यूजेस होता है बियरिंग इन हैवी मशीनरी प्रोवाइडिंग लो फ्रिक्शन एंड वियर असिस्टिंग, यानी कि भारी मशीनों में बियरिंग्स में काम आता है। ये भारी मशीनों के बियरिंग्स में है ना। अब हम लोग आगे के प्रश्न पर बात करेंगे जो कि अब 14वां है डिफरेंट केमिकल रिएजेंट यानी कि रासायनिक अभिकर्मक क्या है? केमिकल रिएजेंट यानी कि रासायनिक अभिकर्मक। रासायनिक अभिकर्मों का उपयोग पदार्थों के विश्लेषण, एचिंग और संक्षारण अध्ययन में किया जाता है। संक्षारण यानी कोरोजन, वॉल्यूम में संक्षारण यानी कि कोरोजन। केमिकल रिएजेंट्स आर यूज्ड इन मटेरियल टेस्टिंग एंड एनालिसिस, यानी कि इसके विश्लेषण, एचिंग और संक्षारण में काम आता है। इसको हम लोग समझेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 फॉर एचिंग स्टील, यानी कि धातु के एचिंग में काम ये आती है। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर डिजॉल्विंग ऑक्साइड्स, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो संक्षारण अध्ययन में काम आती है और डिजॉल्विंग ऑक्साइड। और फेरिक क्लोराइड FeCl3 फॉर कोरोजन स्टडीज, यानी कि जो संक्षारण के कोरोजन जो होता है संक्षारण के अध्ययन में काम आता है। और हमारा 15वां प्रश्न होगा वॉल्यूमेट्रिक एंड गैलोमेट्रिक एनालिसिस।
ये क्या है? इसके मुख्य बिंदु पर बात करें तो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होगा इन्वॉल्व्स measuring to volume of a reagent required to react with an light. इसका एग्जांपल होगा टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन आप लोगों ने 12th में या फिर केमिस्ट्री के लैब्स में भी किया होगा। ये होगा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन मेथड्स आप लोग 12th में या फिर फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग में आप लोगों ने यूज किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि ये वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। और गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स मेजर द मास ऑफ ए सब्सटेंस आफ्टर प्रेसिपिटेशन और कंबशन, है ना, प्रेसिपिटेशन और कंबशन। और इसको समझेंगे कि इसे किसी विश्लेषित पदार्थ के अवक्षेपण या दहन में उसके भार को मापा जाता है। यानी कि इन्वॉल्व्स मेजरिंग द मास, यानी कि उसके भार of a substance after precipitation और combustion, यानी कि उसके विश्लेषित पदार्थ के अवक्षेपण या दहन, यानी कि अवक्षेपण या दहन। प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण, दहन यानी कंबशन। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण, दहन मतलब कंबशन के बाद उसके भार को मापा जाता है। यह है गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस। आज हम लोगों ने ये मुख्य 15 प्रश्नों पर बात किया, चर्चा की। आप लोग इसको और भी विश्लेषित करके आंसर लिखेंगे। ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं ये सभी प्रश्न के।